चलो जी चलो। हाँ हाँ होएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होगा आदर्श नागरिकों का निर्माण, देश के लिए अति महत्वपूर्ण। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्मारिका का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया विमोचन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत आज विश्व में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया है। शिक्षा मानव निर्माण का आधार होता है। शिक्षा के साथ केवल भौतिक निर्माण से ही काम नहीं चलता, बल्कि मानव शक्ति के रूप में अच्छे नागरिकों का निर्माण कर राष्ट्र आगे जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्मारिका का विमोचन भी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्वज्जनों, चिंतकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों सहित 2 लाख बुद्धिजीवियों से परामर्श कर लागू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। स्थानीय भाषा का अपना महत्व है। हमें अपने पीढ़ियों को सही इतिहास पढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कुरुक्षेत्र में आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। हमारे देश का शिक्षा के क्षेत्र में पुराना इतिहास है। यहाँ उच्च कोटि के लेखक हैं। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा की पहुँच हर व्यक्ति तक हो और सभी को रोजगार मिले। 1947 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक का ये सफर 75 वर्ष का इसको अमृत महोत्सव इस रूप में सारे देश भर में मनाने के लिए अगले पूरे वर्ष ये कार्यक्रम अपने होंगे। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जैसा सामान्यतया नए देश की जो स्थिति होती है नहीं चलता। देश को यदि आगे ले जाना है तो फिर जब तक मानव शक्ति, क्योंकि उसकी अपनी भूमिका होती है देश के विकास में, तो मानव शक्ति का या नागरिकों का जब तक अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं होगा तब तक हम देश को जिन बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं उन पर नहीं ले जा सकते। पिछले समझो लगभग 70 साल तक इस और सोच तो बनी कभी कभी कि क्योंकि शिक्षा जो है मनुष्य निर्माण का एक बहुत बड़ा आधार होता है। शिक्षा के बिना तो न संस्कार आते हैं न फिर उसका जैसा एक व्यक्ति का निर्माण होना हो नहीं सकता नहीं चाहिए। नई शिक्षा नीति क्या हो इस पर भी वर्षों विचार किया, शिक्षाविदों ने किया, विद्वज्जनों ने किया, करते करते एक लेवल पर पहुंचे भी थे। विशेषता ये कि इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब तक नहीं कहेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। थी वो भी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पर काम करना शुरू किया और अंतोगत्वा उनके शासन के 6 साल के बाद 2020 में और बहुत लोगों से परामर्श किया, लाखों लोगों से परामर्श किया, ग्रुप्स बने, अपने अपने यानी उन्होंने व्यू पॉइंट्स दिए, यानी विद्यार्थियों ने भी, अध्यापकों ने भी, शिक्षा जगत के विद्वानों ने भी, देश के ऐसे जो चिंतक लोग थे उनसे भी इतनी बड़ी संख्या में जो चर्चा की गई, शायद किसी और विषय के लिए लाखों लोगों से ऐसे विचार करके कोई नीति नहीं बनी। ऐसा बताते हैं लगभग 2 लाख लोगों ने इस शिक्षा नीति के निर्माण में और अपना 10 वर्ष का समय इसमें लगेगा इन चीजों को उतारने में, क्योंकि उसमें चाहे स्कूल की हो, चाहे प्री स्कूल की हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च हो, वहां तक ले जाते सारे देश में 10 साल लग सकते हैं। हमने हरियाणा में एक टीम बनाई
हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई, सभी वाइस चांसलर्स को बुलाया, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बैठ के बातचीत की कई राउंड में। तो आखिर में हमने ये तय किया कि हम 2030 तक नहीं जाएंगे, जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, तो निर्णय लिया कि हम 2025 तक लागू कर देंगे, यानी जिसका आधा समय लगभग निकल चुका है। 22 का भी आधा निकल गया, बाकी 2.5 साल और है, जिस बात को लेकर हमने 23, 24, 25 पूरा भी लगा ले तो भी 3.5 साल का ही समय है। सरकारी शायद कितनी होगी, सरकारी 22 सरकारी बता रहे, बाकी प्राइवेट है 50। इतने सब यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने तरीके से इन चीजों को अपने लागू करना है। और उसमें कई बिंदु अभी वाइस चांसलर साहब ने बताए हैं, मुझे भी कुछ बैठे ध्यान में आ रहे थे, जैसे स्थानीय भाषा में हमारी जो उच्च शिक्षा होनी चाहिए। हमारी स्थानीय भाषा हिंदी है, हर प्रदेश की अपनी अपनी है, तो हम हिंदी में कुछ चीजों को टेक्निकल कोर्सेज, लॉ के कोर्सेज या टेक्निकल एजुकेशन, साइंस के, इस प्रकार के कुछ ना कुछ विषय हर यूनिवर्सिटी शुरू करें। तो यहाँ भी हमने कुछ शुरू कर दिया है, लॉ में कर दिया है। हाँ, तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी, एकदम तो स्वीकार कभी नहीं बनती। कई बार स्टूडेंट भी कहते हैं कि ये क्या है, आगे जाकर तो अंग्रेजी में सारे सवाल जवाब होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आप हिंदी पढ़ाओगे। क्योंकि आज भी हम कोर्ट्स में जब बात करते हैं, जजेस कहते हैं हमारे तो बड़ा मुश्किल है हिंदी में डिसीजन देना। उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश में दो, लेकिन कम से कम वो तो रख लो, क्या उसको बोलते हैं, नहीं उसके हिंदी करने के लिए अनुवादक रखो, अनुवादक रखो, निर्णय कम से कम जनता को जाए उसकी भाषा में जम जाती है। बड़ा हैरानी होती है कि जो गवाह होता है उसको कहते हैं कि अच्छा भी तुम अपना दवाई दे, बोल क्या लिखवाना है, और स्टेनो बैठ जाता है वहाँ टाइपिस्ट को, तो वो बोलता रहता है, वो साथ साथ अंग्रेजी में टाइप करता जाता है। गवाह को ये नहीं पता लगता कि जो मैंने बोला है इसने वही लिखा है या उल्टा लिख दिया है, क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा है, अंग्रेजी में टाइप कर रहा है साथ साथ। उनका अभ्यास बन गया साथ साथ उसका अनुवाद करके अंग्रेजी में लिखने का। और कई बार तो जब सारा निर्णय उलट आ जाता है, तब गवाह के बारे में जब वो पढ़ाता है, मेरा क्या लिखा है, और तुमने ये दवाई दी थी, मैंने ये तो नहीं दी, उल्टी दी थी। अब वो तो वहां बैठ करके साइन करा लेते हैं। स्थानीय भाषा का बहुत अपना एक महत्व होता है, तो स्थानीय भाषा में चीजें आगे मैंने बहुत तोड़ मरोड़ करेगा। और हमको अपनी पीढ़ी को अगर ठीक इतिहास नहीं पढ़ाया तो फिर कुछ का कुछ हो जाएगा। अब इतिहास में आज भी लिखा हुआ है कि आर्य मध्य भारत से आए। मैं प्रश्न करता हूं कि भी आप जिस प्रमाण को ये कह रहे हो कि आर्यों के वहां कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, तो मैं अगर ये कह दूं कि आर्य यहां से मध्य भारत में गए तो कौन सी बात सत्य है? अब इतिहास उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ को कुछ था ही नहीं और यहाँ के लोगों को सिखाने के लिए आर्य मध्य भारत से आए। लेकिन आजादी के साथ जो विभाजन की पीड़ा छुपी है वो क्यों नहीं पता लगे हमारे विद्यार्थियों को। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाए, जो आज कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम था जिसके लिए मैं आज आया था। तो ये भी अपना एक इतिहास है। तो ऐसी बहुत चीजों को हमको अलग अलग करना है, और वो ठीक संदर्भ में चीजें आए, गलत संदर्भ में ना लाए, संदर्भ ठीक हो। क्योंकि शिक्षा में तो हमारा देश ऋषि मुनियों का उठा कर देख लो, हमारे शास्त्र उठा कर देख लो, हमारे आप तो रिसर्च के लोग हैं यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए हैं, जब आप रिसर्च करेंगे तो सबसे पुराना अगर साहित्य है तो हम देश का है, और एक से एक उच्च कोटि के लेखक उसमें। इंफॉर्मेशन की बात आपने कही, वैल्यू बेस्ड आपने बात कही, नेशनल आइडियोलॉजी, हर देश की अपनी एक नेशनल आइडियोलॉजी। एक क्रिश्चियन संस्था को पूछा गया अपने इस देश में, सेवा के काम करते ही है संस्थाएं, क्रिश्चियन संस्थाएं बहुत सेवा काम करती हैं, मिशनरीज होती है, इसमें नहीं करते। तो उनसे किसी अपने यहाँ स्थानीय लोगों की कोई एनजीओ की उन्होंने कहा कि वे आप ये तो हम भीवादी हैं, हम भीवादी नहीं हैं, we believe in altruism, we do not believe in onlyism, कि हम ही अच्छे हैं सब बाकी बेकार है। नहीं, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे। इसलिए ये सांस्कृतिक हमारी जो हमें एक मिली हुई है विरासत में, एक जो इस प्रकार की चीजें, वो हमको अपनी नई पीढ़ी को भी शिक्षा के माध्यम से सिखानी है, बतानी है। रोजगार की बात आई तो रोजगार में हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले, हर व्यक्ति का अपना अपना एक मानस रहता है, हर कोई एक साक्ष्य में ढल करके सारा काम कर सकते, ऐसा नहीं। कोई मजदूरी का काम करेगा, कोई रिसर्च साइंटिस्ट बनेगा, सबकी अपनी अपनी बुद्धि मस्तिष्क को उसका विकास है। अगर उसका परसेंटेज संतुलन बिठाओ, कोई नहीं मूल्यांकन करोगे परसेंटेज का,
तो भारतवर्ष का सबसे ज्यादा परसेंटेज है भारत दुनिया के प्रयोगशालाओं में। हमारे ब्रेन की कमी नहीं है, बल्कि ब्रेन ड्रेन हो रही है। तो उस ब्रेन को हम यहाँ कैसे उपयोग करें और हम अपना स्थान कैसे बनाएं, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ विषय अपने सामने रखे हैं। हमने यूनिवर्सिटी को ये भी कहा है कि अपनी भाषाएं तो सिखानी है, अपनी भाषाओं में तो पारंगत होना ही होना है, लेकिन दुनिया की भाषाओं को भी हमको सीखना है। जिस विषय में कह रहा था कि मैं और वीसी साहब क्लास फेलो हम दोनों जापानी सीख रहे हैं। हालांकि है हमारा वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उसमें कुछ हो गया, कुछ और आगे बढ़ेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी ने जापानी को परमानेंट शुरू कर दिया है। हाँ, तो जापानी भाषा हर एक यूनिवर्सिटी कोई चाइनीज करती है, कोई जापानीज करेगी, कोई अंग्रेजी में तो पढ़ाते ही है, लेकिन फ्रेंच है, बाकी सब ऐसी भाषाएं हैं जो दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाने में उनको भी जरूरत है। तो या हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट क्या बोलेंगे, स्नातक स्नातक को जो है उनमें से जो चाहे कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पासपोर्ट दिलाए, ये घोषणा की हमने। सबको देने का फायदा नहीं है, ऐसे ही बड़ा काम होगा। जो चाहता है कि मुझे चाहिए पासपोर्ट, आखिरी वर्ष में जो उसकी पढ़ाई का होगा वो अपना काम करेगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। क्या 1500 रुपये लगता है, दिए भी है, 3-3.5 लोगों ने मांगे, हमने दे दी है, ताकि पासपोर्ट जाए ले और दुनिया के देशों में जाए। एक्सपोजर जो होता है दुनिया में जाकर के बहुत होता है। नया बहुत कुछ होने के बाद भी बहुत देश ऐसे जो नया कर रहे हैं। तो हम तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करेंगे, और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है किसी को अडॉप्ट करने का हम भी मना नहीं करते। हम अपने नॉलेज का बहुत ब्रांडिंग नहीं करते, हम उसका वो क्या होता है कि उसको कर लेते हैं ना, प्रोडक्ट को पेटेंट। हम अपने किसी नॉलेज को पेटेंट नहीं करते हैं। हमारा नॉलेज है, जिन्हें लेना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के अंदर अगर ज्ञान वृद्धि होती है, तो टैलेंट बढ़ता है, तो कंपटीशन होगा, सारी मानवता का भला होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर के इस नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमारे जो यूनिवर्सिटीज जो प्रयत्न कर रही हैं, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अपना स्थान है। आज इस अवसर पर जो इन्होंने एक जो लॉन्च किया है अपना शिक्षा नीति 2020 को, इस अवसर पर मैं वाइस चांसलर को, इनकी टीम को और सारे फैकल्टी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ किसी प्रकार इस बात को लेकर और आगे बढ़े, दूसरों को भी रास्ता दिखाएं। मुख्यमंत्री महोदय का आभार, धन्यवाद कि वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को अपना परिवार का हिस्सा